सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो है भारतीय इतिहास और इसके अंतर्गत भारत में तुर्कों का आक्रमण। भारत में तुर्कों का आक्रमण जो उपविषय लिया है इसके अंतर्गत आज अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे कि भारत में तुर्कों ने जो आक्रमण किया उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आज का जो विषय है वो है भारतीय इतिहास और इसमें हमने लिया है भारत पर तुर्कों का आक्रमण। इस उपविषय के अंतर्गत आज का स्टडी का जो हमारा टॉपिक है वो यही रहेगा। अब देखना यह है कि भारत में तुर्कों का आक्रमण है। भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने अनेकों युद्धों का सामना किया। बहुत सारे विदेशी आए, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, लूटपाट की और वापस भी चले गए। कुछ ऐसे भी आए जिन्होंने भारत पर अपना शासन वर्षों तक कायम रखा। तो उसी क्रम में तो शुरुआती है ये तुर्क, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो जरा इसको भी देखते हैं आज। क्या? भारत पर तुर्कों का आक्रमण। पहला, सुवक्तगीन के बाद उसका बड़ा बेटा महमूद गजनवी गजनी के सिंहासन पर बैठा। शुरुआत यहाँ से होती है क्योंकि गजनी का जो शासक है वो सुवक्तगीन है। उसके मरने के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा महमूद गजनवी ये बैठता है सिंहासन पर और इसी के द्वारा भारत पर 17 आक्रमण होते हैं। यानी भारत पर इसने 17 आक्रमण किए। किसने किए? महमूद गजनवी ने। उन आक्रमणों की चर्चा आज की क्लास में शामिल है। तो ये समझ में आया कि ये गजनी के सिंहासन पर बैठा और इसके फादर का नाम क्या है? सुवक्तगीन। अब आक्रमण से पहले भारत की जो राजनीतिक दशा है उसके बारे में भी थोड़ा सा दृष्टि डालते हैं। क्या? महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की राजनैतिक दशा। और राजनीतिक दशा से क्या मतलब? क्योंकि यहाँ पर जो शासन कर रहा है तो हर्षवर्धन एक प्रतापी राजा हुआ भारत का सम्राट। उसके बाद कोई ऐसा सम्राट बना ही नहीं जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध सके, यानी एकता कायम रख सके। ऐसा कोई दूसरा फिर बना नहीं। किसके बाद? हर्षवर्धन के बाद। तो भारत की जो स्थिति है जिस समय ये महमूद गजनवी आक्रमण कर रहा है तो भारत की स्थिति क्या है कि छोटे छोटे राज्यों में बंट गया है। छोटे छोटे राज्य, उनके राजा, और वो भी ऐसे राजा हैं जो आपस में साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ते रहते हैं। साम्राज्य विस्तार के अलावा भी और बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें जिन पर उनका संघर्ष लगातार चलता ही रहता है। तो एकता तो होगी नहीं। जब लगातार संघर्ष रहेगा तो एकता की तो बात ही नहीं रही।
तो सारे जब बटे हुए हैं तो विदेशी को ये मौका मिलता है कि भाई एक दूसरे की मदद तो ये करने वाले हैं नहीं, तो करो आक्रमण। अब बहुत सारी सेना लेकर आप किसी के ऊपर आक्रमण कर देंगे और वेल ट्रेंड, तो क्या होगा, वो सामने वाला हारेगा ही। क्योंकि ये जो तुर्क हैं, महमूद गजनबी के साथ जितने भी सैनिक आ रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है, मारो लूटो और युद्ध भी ऐसा करो जहाँ कोई नियम नहीं, जैसी स्थिति में जब चाहे वैसे युद्ध करते थे। जबकि भारत की परंपरा ये रही है कि भाई युद्ध के भी एक नियम है, तरीके से युद्ध होगा, लेकिन इनके यहाँ तो वो भी नहीं। तो सीधे सीधे कौन है ये, लुटेरे हैं। अब ये आते हैं तो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा क्या है, ये मैंने चर्चा की। पहला, पंजाब का हिंदूशाही राज्य, पंजाब का हिंदूशाही राज्य, पंजाब में एक अलग राज्य है और उस वंश का नाम हिंदूशाही वंश। भारत के उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदूशाही राजवंश था और महमूद के आक्रमण के समय, महमूद के आक्रमण के समय यहाँ का राजा जयपाल, यहाँ का राजा कौन है, जयपाल। जब महमूद ने पंजाब पर आक्रमण किया तो वहाँ पर राजा जयपाल ने सामना किया। तो पहला राज्य बताया पंजाब। अब चलते हैं दूसरा, दूसरा राज्य था कश्मीर। ये इनके सबके अपने अपने राजा हैं, अपना अपना शासन है इनका। तो जब टुकड़ों में बट जाएंगे तो ताकत भी तो कम हो गई, विदेशी आ जाएगा। कश्मीर राज्य जहाँ स्त्री शासन कर रही थी, यहाँ पर शासन कौन कर रहा है, स्त्री। इसका नाम रानी जिद्दा। अब तीसरा का और कौन सा है, कन्नौज। ये उस समय के राज्य हैं जिस समय महमूद गजनवी ने भारत पर आकर आक्रमण किया। कन्नौज राज्य, यहाँ पर शासक कौन है, राज्यपाल, और बेहद अयोग्य शासक है, पूरी तरह से अयोग्य। तो जब फेलियर है तो फिर तो कुछ करने वाला है नहीं है, सामना कैसे कर पाएगा। बंगाल, यहाँ पर पाल वंश है। पांचवा देखते हैं गुजरात, यहाँ पर चालुक्य वंश। छठवां बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में कौन है, चंदेल वंश के शासक। सातवां मालवा, मालवा में परमार वंश। आठवां चोल वंश, ये कहाँ पर है, दक्षिण भारत में। इतने वंश अलग अलग तरीके से राज्य कर रहे हैं पूरे भारत में, और इन सब में आपसी संघर्ष है। जब इनमें संघर्ष है तो जब भी कोई विदेशी आक्रमणकारी भारत में आएगा
तो ये तो हाथ खड़े कर देंगे इधर के, वो कहेंगे भैया तू ही लड़। तो अब अकेला व्यक्ति कैसे लड़ेगा पंजाब का, और फिर भी लड़ा, ऐसा नहीं है कि लड़े नहीं, बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन संख्या में इतने ज़्यादा विदेशी थे और बिना तैयारी के वो आक्रमण कर दिया तो हार सुनिश्चित, और दूसरा कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है, तो ऐसी दशा में क्या होगा, हारना। तो ये महमूद गजनवी जब आया तब भारत की जो स्थिति है वो इस तरह की है कि पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ और कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है। अब महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए। एक एक आक्रमण को भी देख लेते हैं, कितने आक्रमण किए, आज का हमारा विषय यही है। तो महमूद गजनवी के आक्रमण, पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में कहां पर करता है, सीमांत नगरों पर आक्रमण। सीमांत नगरों पर छोटे छोटे जो है नगर, उनको लूटपाट करता है उनकी, और वो सब हार जाते हैं। फिर आता है ये किस पर, पंजाब के राजा जयपाल पर आक्रमण। उसके बाद ये पंजाब के राजा जयपाल पर आक्रमण करता है, इसको क्या करता है, बंदी बना लेता है। इसके साथ और भी बहुत सारे संबंधी हैं, उनको भी बंदी बना लेता है और छोड़ता है इसको, तो बदले में बहुत सारा धन और संपदा लेकर छोड़ता है। कौन, जयपाल को। अब ये इसको थोड़ा सा गिलानी महसूस होती है कि भाई हार भी गया, बंदी भी बनाया, फिर छोड़ा भी, तो इसने क्या किया, आत्महत्या कर ली। इसने क्या कर ली, आत्महत्या। कौन सा है राजा, जयपाल, कहाँ का, पंजाब का। और इसके बाद इसका जो बेटा बैठता है आनंदपाल, आनंदपाल ये इसका पुत्र है, ये गद्दी पर बैठा। तो पहला समझ में आया कि जो पंजाब पर आक्रमण किया उस टाइम राजा कौन है, वो जयपाल है, और जयपाल को बंदी बनाया, यानी परास्त किया तभी तो बंदी बनाया, हराया और फिर बंदी बनाया। उसके बाद बदले में बहुत सारा धन लिया और उसको छोड़ भी दिया। गिलानी के वशीभूत होकर वो इतना ज़्यादा उसको महसूस हुआ कि भाई मैं हार गया, तो इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। और फिर बैठा कौन, आनंदपाल। दो हो गए आक्रमण। अब बात करते हैं भाई तीसरे आक्रमण की। तीसरा आक्रमण होता है भेरा पर आक्रमण 1003 में। ये एक नगर है झेलम नदी के तट पर, भेरा नामक स्थान। यहां पर आक्रमण हुआ, बहादुरी से लड़े, लेकिन जीत नहीं पाए, क्योंकि पहले से युद्ध की कोई तैयारी नहीं है और सहयोग है नहीं। तो महमूद गजनवी फिर भी जीता दूसरे यानी तीसरे युद्ध में। और चौथा मुल्तान पर आक्रमण। यहां पर शासक कौन है, अब्दुल
फतेह दाऊद, ये शासक है, यह भी युद्ध, इससे भी युद्ध होता है, यहाँ भी विजय होता है। किसका? महमूद गजनबी का। 4 हो गए। अब 5वां आक्रमण देखते हैं। 5वां है पांचवा आक्रमण देखने से पहले हमको ये देखना है कि अब्दुल फतेह दाऊद इस पर आक्रमण करके गजनबी महमूद गजनबी ने आनंदपाल के पुत्र सेवकपाल को अपना भारतीय राज्य सौंपकर गजनी चला गया। महमूद गजनबी ने आनंदपाल के पुत्र सेवकपाल को जो जीता विजित प्रदेश था वो सौंप दिया और कह दिया भाई यहाँ का शासन तू कर। और ये महमूद गजनबी चला गया वापस लौट के गजनी। फिर जब दोबारा आता है तब ये आक्रमण सेवकपाल पर ही कर देता है। तो 5वां आक्रमण सेवकपाल पर हो गया और 6वां आक्रमण करता है आनंदपाल पर 1008 में। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको उसने संरक्षण दिया उस पर आक्रमण ना करेगा। तब सेवकपाल पर किया, फिर आनंदपाल पर भी आक्रमण किया। उसके बाद 7वें नंबर पर तालवड़ी युद्ध 1010। 8वां मुल्तान पर आक्रमण, ये 1011। मुल्तान पर अब देखो दोबारा आक्रमण कर रहा है। ये इसका जो 8वां आक्रमण है ये दोबारा मुल्तान पर फिर है। 9वां मुल्तान पर, यहाँ पर अब्दुल फतेह दाऊद ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। तो फिर जब अब्दुल फतेह दाऊद ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया तो इस पर दोबारा फिर आक्रमण कर दिया। फिर 9वां नंबर पर आता है, यानी 9वां जो आक्रमण है वो है थानेश्वर पर आक्रमण। ये 1012 में किया। तो 9 आक्रमण आपने देखे। अब इसके आगे यानी इसने किए हैं 17 आक्रमण, तो इन पर भी हमारी आज पूरी पड़ताल जारी है कि भाई कौन कौन सा आक्रमण कब किया गया, कितना महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। उन सारे प्रश्नों पर एक नज़र आज डाल लीजिए। 10वां नंबर पर आता है लाहौर पर आक्रमण। लाहौर पर आक्रमण कर रहा है, कौन सी सन में कर रहा है ये? 1013
13 आनंदपाल का पुत्र त्रिलोचन पाल शासन कर रहा था। यहाँ पर कौन शासन कर रहा है लाहौर? त्रिलोचन पाल। उस समय आक्रमण हुआ। 11वें नंबर का आक्रमण है कश्मीर पर आक्रमण। ये 1015 में। यहाँ मौसम खराब होने के कारण निराश होकर वापस लौटना पड़ा। लौट गया, यहाँ नहीं कुछ कर पाया क्योंकि मौसम ही खराब है और युद्ध जीतने के लिए सारी परिस्थितियां अनुकूल होनी चाहिए, अन्यथा तो जीत ही नहीं पाएंगे। तो महमूद गजनवी कश्मीर से वापस यहाँ लूटपाट नहीं कर पाया। उसके बाद 12वां जो आक्रमण है वो मध्य भारत पर आक्रमण। यमुना नदी पार करके, यमुना नदी पार कर बरन, जिसको आज बुलंदशहर के नाम से जानते हैं, बुलंदशहर, बरन पर आक्रमण किया। किस पर किया इसने? बुलंदशहर, यानी उस समय इसको बरन कहते थे। फिर इसने मथुरा पर भी किया, फिर कन्नौज पर भी किया। तो मध्य भारत पर आक्रमण किया इसने। ये इसका 12वें नंबर का आक्रमण है। कहीं विरोध नहीं हो रहा, कारण आपसी मतभेद, आपसी झगड़े, कोई किसी का सहयोग नहीं कर रहा। दूसरा, भारत की जो आश्रम व्यवस्था है, वर्ण आश्रम व्यवस्था, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, ब्राह्मण, इसने भी बहुत बड़ा रोल किया कि महमूद गजनवी जैसे लुटेरे भारत पर आक्रमण करके और बहुत सारा धन लेके चले गए। क्योंकि लड़ने का काम भारत में केवल और केवल क्षत्रियों के हिस्से में था। इनके यहाँ ऐसा था नहीं, कोई भी लड़ो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा प्रावधान है, वर्ण व्यवस्था के तहत केवल क्षत्रिय युद्ध लड़ेंगे, बाकी सब मुंह की ओर देखते रहे। अगर ये सारे लड़ते मिलके तो कैसे जीत जाता? कैसे भी नहीं जीतता। तो युद्ध की जो प्रणाली है और यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था, इसने भी बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया और महमूद गजनवी को फायदा हुआ इसी से। 13वां युद्ध देखते हैं अब आगे। जो 13वां आक्रमण कर रहा है ये, वो है कालिंजर। कालिंजर पर आक्रमण 1019 में। वहाँ का राजा नंद। 14वां आक्रमण किया पंजाब पर आक्रमण। मतलब एक बार आक्रमण कर दिया, वहाँ से लूटपाट करके ले गया, फिर दोबारा, फिर आया, फिर लूटपाट की। 15वां नंबर का है ग्वालियर एवं कालिंजर पर आक्रमण। ये 1022 में किया। 16वां आक्रमण सोमनाथ पर आक्रमण। सबसे ज़्यादा अगर इतने गिने जाएं महमूद गजनवी के सारे आक्रमण,
तो उन आक्रमणों में सबसे ज़्यादा फायदा सोमनाथ पर आक्रमण 1025 में, और ये परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ से वो इतना धन लेकर गया, मूर्ति तोड़ी, क्योंकि इसको महमूद गजनवी को क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक। इसने सोमनाथ के मंदिर में जाकर मूर्ति तोड़ी, और जब वहाँ के स्थानीय निवासी या जो पुजारी कहें क्या, उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि भाई देखो इसको मत तोड़ो, तो वो कह रहा है कि मेरा इतिहास में जो नाम है वो मूर्ति बेचने वालों में नहीं, जबकि मूर्ति तोड़ने वालों में गिना जाएगा। तो ये मूर्ति भंजक इतना सारा हीरे जवाहरात सोना चांदी लेके गया गधों पर लाद के। कुछ तो गधे रास्ते में ही मर गए और उनका सामान भी छोड़ के भाग गए, इतना ज़्यादा था। यानी भारत को जितना ज़्यादा इसने लूटा, कब? 1000 ईस्वी से 1025 तक, उतना किसी ने नहीं। इसलिए इतिहास में इसको पढ़ना भी जरूरी है कि ये लुटेरे आए भारत में और कितना धन संपदा लेके चले गए, क्योंकि तुर्कों का आक्रमण है। तो तुर्क का मतलब क्या है? जो तुर्क से आए वो तुर्की है ना। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा भारत से धन इकट्ठा किया और लूट के चले गए। और इसका आखिरी जो आक्रमण है, 17वां आक्रमण, वो खोखरों पर आक्रमण, अंतिम एवं 17वां। और ये 1030 में मर गया, मृत्यु हो गई इसकी, महमूद गजनवी की। तो सुबक्तगीन का ये बड़ा बेटा, गजनी का शासक, जिसने भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर और 1027 ईस्वी तक, 27 ईस्वी तक लगातार एक के बाद एक 2 साल का बीच में अंतराल भी है, और ये युद्ध करता रहा, यानी आक्रमण करता, युद्ध क्या कहें, आक्रमण ही कहेंगे, और लूटपाट करता रहा। और भारत के लोगों में विरोध करने की इतनी क्षमता नहीं थी कि इसको मार पाए, यानी 17 मौके गंवा दिए और इसको हम नहीं मार पाए। अब इससे क्या सिद्ध होता है कि भारत के लोग क्या वीर नहीं थे? बताया ना कारण, एक तो वर्ण व्यवस्था और दूसरा आपसी लड़ाई। कोई किसी की सहयोग नहीं कर रहा है। अगर पड़ोस में कोई बहुत बड़ा राजा है और एक राजा कमज़ोर पड़ रहा है तो वो आ नहीं रहा है उसकी मदद के लिए, बैठा हुआ है, देख रहा है इसको लड़ने दो, मरने दो, ये इसकी लड़ाई है, मेरे सामने आएगा तो मैं लड़ूंगा। बस इसी वजह से ये महमूद गजनवी जैसे लोग भारत पर आए, लूटपाट की, और पता नहीं क्या क्या ना लूट के ले गए होंगे। इतिहास में जितना दर्ज है उतना ही मैं आपको बता पा रहा हूँ, और फिर मुझसे पहले पता नहीं कितने लोगों ने बताया होगा। सत्य तो वही है, जब लोगों ने सामना किया होगा तब पता चला होगा कि क्या स्थिति रही होगी। अब इसका प्रभाव, महमूद गजनवी के आक्रमण का प्रभाव। अब भारत पर इसके आक्रमण का क्या प्रभाव होगा? इसने 2-3 बातें तो सिखाई दी भाई। एक तो एकता की कमी है ही, दिमाग में डाल लो कि भाई अब हमको एक होना है, नहीं तो और दूसरे भी आ रहे हैं। दूसरा, धन हानि जबरदस्त होती है। किसके? महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद बहुत सारी संपदा चली गई।
ठीक है ना, इतना ज़बरदस्त इसने बदलाव कर दिया कि लोग उस टाइम समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा भी होता है। बहुत सारा इसने नुकसान किया, लेकिन हमको तो सिर्फ ये सोचना है कि हमारी परीक्षा में ये आएगा महमूद गजनबी तो कहाँ का था और कौन सा आक्रमण कौन सी सन में किया और वहाँ पर राजा कौन था जिस समय महमूद गजनबी ने आक्रमण किया। तो ये 2-3 बातें ध्यान रखनी है। तुर्कों का आक्रमण और उसमें भी हमने सबसे पहले बताया महमूद गजनबी। तो आज की क्लास वही यहीं छोड़ देते हैं, कल मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन में रत रहें। धन्यवाद।